सरकारें अपनी नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं के जरिए लोगों तक पहुंचती है। हर सरकार ये दावा करती है कि उसने अपने शासन में समानता और जन कल्याण को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। हालांकि इसका आकलन तो समय के साथ ही होता है, लेकिन मोदी सरकार के शासन में भी हमने देखा कि जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए वो लोगों तक पहुंचे, एक जनाधार अपना बनाया और अलग अलग राज्यों में, देश में एक जनादेश हासिल किया। अब इस सब के बीच में ये विचार, ये चर्चा भी स्वाभाविक है कि क्या मोदी शासन जो है वो, जब हम बात करें धर्मनिरपेक्षता की, सेक्युलरिज्म की, उसके तकाजे पर, उसके तराजू पर क्या वो खरा उतरता है। हमारे साथ आई&बी मिनिस्ट्री के सीनियर एडवाइज़र और एनालिस्ट दिलीप मंडल साहब हैं। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। दिलीप जी ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मोदी सरकार सबसे सेक्युलर सरकार इस वक्त चलती हुई नज़र आ रही है। दिलीप जी, ये वो वक्त है जब ये आरोप लगते हैं कि सबसे ज़्यादा मंदिर मस्जिद का विवाद हो रहा है, अल्पसंख्यकों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, अयोध्या इस दौर में हुआ, और कई बयान हम इस तरह के देखते हैं जो बिल्कुल एक तरफा नज़र आते हैं। ऐसे में जब आप ये बात कहते हैं तो उसके पीछे क्या तर्क हैं आपके? अदिति, जो सेकुलरिज्म की कसौटी पर किसी राज्य को अगर कसना है तो सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि सेकुलरिज्म शब्द की व्याप्ति क्या है, उसकी क्या परिभाषा है, और उसको अगर उसको हम फ्रेम कर लेंगे तब ही हम किसी स्ट्रक्चर को सेकुलर है कि नहीं ये समझ पाएंगे। तो ये करने के लिए मैंने सेकुलरिज्म की लगभग जितनी परिभाषाएं हैं सबको निकाला, मतलब लगभग 25 के आसपास परिभाषाएं निकाली, जो पॉलिटिकल साइंस के टेक्स्ट बुक से अलग अलग स्कॉलर्स ने, अलग अलग डिक्शनरीज़ में, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में, मेरियम वेबस्टर्स में, सारी डिक्शनरीज से लेकर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म की क्या क्या परिभाषाएं हैं उसको मैंने निकाला। और मोटे तौर पर वो 3 कैटेगरीज के अंदर वो पूरी परिभाषा आ जाती है। उस परिभाषा का पहला तत्व है सेपरेशन का, वो कि स्टेट और रिलीजन जो है वो 2 अलग एंटिटीज़ हैं। राज्य और धर्म ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये एक उसका बुनियादी एक पहला फ्रेम है। दूसरा फ्रेम है न्यूट्रलिटी का, कि जो स्टेट है वो धर्म के मामले में न्यूट्रल रहेगा, कोई पक्षपात नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं करेगा। और तीसरा फ्रेम है जिसके अंदर आप सारी परिभाषाओं को मोटे तौर पर ले सकते हैं। सारी 25 के 25 परिभाषाएं इन 3 फ्रेम में फिट हो जाती हैं। और तीसरी परिभाषा ये है कि वेलफेयर का जो काम है उसमें थियोलॉजी या धर्मशास्त्र नहीं आना चाहिए, वेलफेयर जो है वो यूनिवर्सल होना चाहिए। इन 3 फ्रेम में सेकुलरिज्म को आप पूरा का पूरा समेट सकते हैं। व्यक्ति सेकुलर नहीं होता है, सेकुलर जो होता है वो स्टेट होता है, क्योंकि स्टेट और रिलीजन के रिलेशन से ही सेकुलरिज्म की व्याख्या होती है। मैं निजी तौर पे ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं सेकुलर हूँ। मैं धार्मिक हो सकता हूँ, नास्तिक हो सकता हूँ, इरिलीजियस हो सकता हूँ, एंटी रिलीजियस हो सकता हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो सकता हूँ, लेकिन मैं सेकुलर नहीं हो सकता। सेकुलर स्टेट ही हो सकता है। अब इस परिभाषा पर अगर नरेंद्र मोदी की सरकार को मैंने जब कसा, उनके 12 साल और उनकी स्टेट क्राफ्ट की फिलॉसफी, तब मुझे ये सरकार भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे सेकुलर सरकार के रूप में नज़र आती है। और इसके पीछे जो मेरा तर्क है वो ये कि नरेंद्र मोदी जब सरकार चलाते हैं तो वो अपनी योजनाओं में, अपनी नीतियों में धर्म, जाति, लिंग भेद, भाषा, क्षेत्र, इस तरह का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। उनकी जो सबसे बड़ी योजनाएं हैं उनका कवरेज जो है वो 100% है, या 100% होने की कोशिश है। जैसे कि जिनको भी अनाज उपलब्ध नहीं है उनको अनाज उपलब्ध करा देना, या जिनके पास टॉयलेट नहीं है ऐसे हर घर में टॉयलेट बना देना, या हर जो घर है उसमें धुआं नहीं होना चाहिए तो हर घर में LPG होना चाहिए। अब जैसे ही आप किसी योजना को यूनिवर्सल कवरेज देते हैं, जिसको नरेंद्र मोदी पॉलिसी का सैचुरेशन कहते हैं कि एवरीबॉडी इज इन, हर कोई शामिल है, तो फिर कोई बाहर नहीं है, चाहे वो किसी रिलीजन का हो, चाहे वो किसी कास्ट का हो। तो ये जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ स्कीम्स हैं ये बताती हैं कि जो पूरा स्टेट है, जो पूरा स्टेट क्राफ्ट है, जो राजकाज है, उसने अपनी नीतियों में एक ऐसी व्यवस्था दी है जिसमें भेदभाव का कोई अंश न है, न संभव है। अभी अगर कोई योजना बनती है जो सबके लिए है तो इसमें बेशक प्रधानमंत्री भी चाह लें तो इसमें भेदभाव का तत्व नहीं आ सकता है। अगर हर किसी को जो भी उसमें एलिजिबल है वो आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख का हेल्थ बेनिफिट ले सकता है। अगर
एवरीबडी इज इन, ये होते ही हर तरह के जो राज्य का जो मैंने परिभाषा बताई उसमें कि वेलफेयरिज्म जो है वो थियोलॉजी के आधार पर नहीं चलेगा, कोई धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, इस कसौटी को पूरा करता है। इवन जो इंडियन स्टेट जिससे चलता है भारतीय संविधान, वो भी बता रहा है आर्टिकल 14 कि राज्य जो है वो 5 या 6 कैटेगरीज के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा। तो प्रधानमंत्री बेशक जिनका वोट उनकी पार्टी को नहीं भी मिलता होगा, उसके लिए भी उनकी योजनाओं में भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो सेकुलरिज्म की परिभाषा है और उसका जो उस शब्द की भी जो पूरी एक उसका जो असर है, व्याप्ति है, उनमें अगर आप देखेंगे तो ये सरकार भारतीय इतिहास की सबसे सेकुलर सरकार है। ये मेरा कोर आर्गुमेंट ये है। दिलीप जी, आप इसमें ये भी कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति सेक्युलर नहीं हो सकता, शासन या विधान ही सेक्युलर हो सकता है। तो इसमें तर्क तो ये भी साफ तौर पर होगा, लोकतांत्रिक देश है, व्यक्ति से समाज बनता है, समाज से देश बनता है, और अगर समाज ही सेक्युलर नहीं है तो फिर शासन सेक्युलर हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल कैसे लगता है, ये व्यवहारिक ही नहीं लगता। राइट। जैसे मैं बताऊं कि जो दुनिया के सबसे सेकुलर देश माने जाते हैं, जहाँ से सेकुलरिज्म आया यूरोप से और उसी का ऑफशूट अमेरिका में, उनमें से लगभग हर देश में जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष है, वो अपनी शपथ जो है वो बाइबल पर लेता है, वो चर्च नियमित जाता है, उसको वो सार्वजनिक भी करता है, और अपने जो ईसाई पंथ है उसके साथ वो जुड़ा हुआ रहता है, उसमें वो थैंक्स गिविंग का फेस्टिवल मनाता है, सब कुछ वो कर रहा है। लेकिन इसके उस व्यक्ति के बहुत धार्मिक हो जाने से का अर्थ ये नहीं है कि वो स्टेट जो है वो थियोक्रेटिक है या वो स्टेट धार्मिक है। इवन कोई स्टेट अगर धार्मिक भी है, अगर उस राज्य का, उस स्टेट का कोई धर्म है भी, तो भी अगर वो राजकाज में कोई भेदभाव नहीं कर रहा है, तो वो शासन जो है वो सेकुलर है, और व्यक्ति के साथ सेकुलरिज्म की परिभाषा का कोई मेल ही नहीं है। मतलब कि हम इस हॉल में बैठे हुए बहुत सारे धार्मिक लोग मिलकर एक सेकुलर सिस्टम चला सकते हैं। तो सेकुलरिज्म जो है वो सिस्टम के बारे में है, और मुख्य रूप से सिस्टम भी नहीं, वो बिल्कुल स्टेट एंड स्टेट क्राफ्ट के बारे में है कि वो कैसे काम कर रहा है। इसमें मैं एक और आर्गुमेंट दे रहा हूँ जो पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत बड़े विद्वान हैं जॉन रॉल्स, उनसे ले रहा हूँ कि जो वेल ऑफ इग्नोरेंस है, कि कोई राज्य अगर नीति बना रहा है या कोई व्यक्ति अगर नीति बना रहा है, उसमें अगर वो इस बात का ध्यान रख रहा है कि किसी कोई छूट ना जाए, और ये तभी संभव है जब मैं मान के चलूँ कि मैं भी उस नीति के दायरे में आ सकता हूँ। जैसे मुझे अगर कोई कहे कि आप केक का बंटवारा करें 20 लोगों के अंदर में, 20 लोगों के बीच, और उसके बाद जब बांटेंगे तो आपके आंखों पर पर्दा होगा, तो मैं केक को ऐसा बांटने की कोशिश करूँगा कि सबसे छोटा टुकड़ा भी जो आए उसमें भी वो भी ठीक ठाक हो, तो मैं बराबर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि रेसिपिएंट कौन होगा और कौन सा हिस्सा मेरे हिस्से में आएगा। ये एक तरह से इस आइडिया के पीछे एक कहते हैं कि ओरिजिनल पोजीशन है। उस पोजीशन पे खड़े होने के बाद आदमी को ये नहीं पता होता है कि उसकी कौन सी वो जो नीति है वो किसके साथ क्या करेगी। तो ऐसे हालत में वो व्यक्ति किसी तरह का भेदभाव नहीं करता। ये मोरल पोजीशन भी है, नैतिक पोजीशन भी है कि मैं एक नीति बनाऊंगा और मुझे पता होगा कि इस नीति से मेरा वोटर प्रभावित हो रहा है, तो वो उसमें भेदभाव आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे नहीं मालूम कि वो किसको फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो मैं बहुत न्यूट्रल होकर सबके लिए बना पाऊंगा। और इसी वजह से आप देखें कई सारे तरह का डाटा आया कि बहुत सारी नीतियाँ ऐसी बनी जिसमें 50-30% तक लाभार्थी मुस्लिम हैं। बहुत सारी लोक कल्याण की योजनाएं आबादी से ज़्यादा हो गए। तो ठीक है, वो ज़्यादा वो या तो गरीबी ज़्यादा होगी या शिक्षा ज़्यादा होगी या कोई वजह होगी कि वो उनके घरों में अगर एलपीजी नहीं है तो उनको ज़्यादा मिल गया, और इसको स्टेट ने इस वजह से किसी योजना को विड्रॉ तो नहीं किया कि इसके लाभार्थी ज़्यादा मुस्लिम हो जाएंगे। तो स्टेट का दायित्व है कि वो निष्पक्ष होकर काम करे। और मेरा अपना मानना है और सारे तथ्य इस दिशा में हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार की सारी लोक कल्याण की नीतियाँ सबके लिए हैं, किसी के साथ
वो भेदभाव नहीं कर रही हैं। ठीक है, आप जॉन रॉल्स का यहाँ पर हवाला दे रहे हैं कि जब सरकार ये जानती ही नहीं कि लाभार्थी कौन है, उसके हिसाब से वो नीतियाँ बना रही है। लेकिन हमारा देश जो है वो गहरे सामाजिक विभाजन का देश है, और ऐसे में जो लोग ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके साथ तो ये अन्याय हुआ, क्योंकि जिनको मिलता चला आ रहा है उन्हें भी उतना ही मिल रहा है, और जो पिछड़े लोग हैं उन्हें भी उतना ही मिल रहा है। तो वो उनका तो पिछड़ापन दूर होने में न जाने और कितना वक्त लग जाएगा। राइट, तो उसके लिए हमारे संविधान में प्रावधान है, आर्टिकल 15 और 16 और कई जगह पर, कि उसमें रिजर्वेशन वगैरह जैसे कई सारे प्रावधान हैं, और उसको मोदी सरकार बिल्कुल सख्ती से लागू करती है। फिर भी मैं कहूँगा कि आदर्श स्थिति में ऐसी कोई भी योजना जो है, जो रिजर्वेशन की योजना है, किसी भी तरह की स्कीम है, जो भी आपको अफर्मेटिव एक्शन है, वो निश्चित रूप से समाज के अंदर में कुछ फ्रिक्शन के पॉइंट्स क्रिएट करता है कि उनको मिला, हमें नहीं मिला। आदर्श राज्य अगर किसी योजना को सबके लिए बना पाता है जिसमें 100% कवरेज हो, क्यों, और आप स्पेशल प्रिविलेज क्यों देते हैं? क्योंकि उसमें आप यूनिवर्सल कवरेज नहीं दे सकते हैं। आप हर किसी को जॉब नहीं दे पाते हैं, तब आप स्पेशल कुछ प्रोविजंस रखते हैं, या आप जब हर किसी को उच्च शिक्षा नहीं दे पाते हैं तब आप स्पेशल प्रोविजन रखते हैं। लेकिन हेल्थ केयर, एजुकेशन, घर, अनाज, टॉयलेट्स या छोटे लोन, कुछ ऐसी तो चीज़ें हैं ना जिसको आप यूनिवर्सल कर दें, जो समाज में किसी को उससे कोई अंतर्विरोध ना हो, कोई टकराव ना हो। तो एक आदर्श राज्य वही होगा जो अधिकतम ऐसे मैट्रिक्स पर, ऐसे पैरामीटर्स पर यूनिवर्सल कवरेज दे सके। वो जैसे एक अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि हर महिला को राज्य सरकार की बसों में हम फ्री ट्रेवल देंगे। इसमें उन्होंने ये भेद तो नहीं किया कि ग्रामीण को देंगे, शहरी को नहीं देंगे, हिंदू को देंगे, मुसलमान को नहीं देंगे, SC/ST को देंगे, इनको नहीं देंगे। ये होता है यूनिवर्सल कवरेज। एवरीबडी इज़ इन का मतलब ही हो गया, या सेचुरेशन का मतलब ही हो गया कि आपने कोई चीज़ हर किसी तक पहुंचा दी, हेल्थ केयर हर किसी तक पहुंचा दी। तो ये जब जैसे ही आप हर किसी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे ही आपके भेदभाव के तत्व वहाँ पर ज़ीरो हो जा रहे हैं। मतलब आप उसका पूरा नेगेशन कर दे रहे हैं कि उसमें कोई उसकी गुंजाइश नहीं है। इसमें एक असल में हुआ क्या है कि इंडिया में दो समस्याएं रही है जिसकी वजह से सेकुलरिज्म को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न है। लगता है कि प्रधानमंत्री इतने धार्मिक हैं, वो अपने आध्यात्मिक शांति के लिए केदारनाथ कभी चले जाते हैं, मंदिर घूमते हैं, दक्षिण भारत के मंदिरों में घूमते हैं, कभी बौद्ध तीर्थ स्थलों में जाते हैं। लगातार वो अपनी जो उनकी धार्मिक मान्यताएं हैं उसको उन्होंने नहीं छुपाया है। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ने छिपाया है? क्या ब्रिटेन का प्रधानमंत्री छिपा रहा है कि वो बाइबल पर भरोसा करता है और उसी गॉड और ईसा मसीह और होली स्पिरिट पर भरोसा करता है? क्या उसका वहाँ पर नकार है? वहाँ अगर एक व्यक्ति बहुत धार्मिक होते हुए सेकुलर हो सकता है, सेकुलर शासन चला सकता है, तो भारत में क्यों नहीं चला सकता है? भारत के असल में समस्या क्या हुई, और वो एक गंभीर समस्या है कि भारत में माना गया कि राज्य और स्टेट को अलग अलग नहीं होना चाहिए, बल्कि सर्वधर्म समभाव करना चाहिए, और स्टेट को रिलीजन के अफेयर्स में हस्तक्षेप करना चाहिए और उसमें सबको बराबर देखना चाहिए। दरअसल सेपरेशन और आपको न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट है, आपने इसको बना दिया सर्वधर्म समभाव। तो ये एक्चुअली एक अजीब किस्म का आचार तैयार हो गया है। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है कि आप हर रिलीजन के डिमांड्स अलग हैं। जब ये तो सदियों से फिर दिलीप जी ऐसा ही चला आ रहा है, इसी सिस्टम में, इसी सेटअप में हम सब पले बड़े हैं। राइट, लेकिन आप कोई एक मॉडर्न सिस्टम ले रहे हैं तो उसको बहुत हाइब्रिड फॉर्म में लेने की कोशिश करेंगे तो उसके कॉम्प्लिकेशंस होंगे। अब मैं बता रहा हूँ आपको कैसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि जिस समय SC/STs और डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में और उससे पहले आंदोलन कर रहे थे कि हमको आरक्षण मिलना चाहिए, शिक्षा में स्थान मिलना चाहिए, उस समय मुस्लिम्स की डिमांड में आप देखेंगे तो रिजर्वेशन शब्द नहीं है। उनकी प्रायोरिटी में शिक्षा या एजुकेशन शब्द का वो जिक्र नहीं कर रहे हैं। वो क्या डिमांड कर रहे हैं कि हमारा अपना सिविल कानून होना चाहिए, हमारा मदरसा एजुकेशन है इसको स्टेट फंड करे, हमारे जो तलाक के कानून है वो ऐसे रहने चाहिए, हमको अपने धर्म विस्तार के लिए पूरी छूट चाहिए, ये मांगा गया। और दोनों को उनकी चीज़ें दे दी गई। इनको SC/ST को रिजर्वेशन मिला, उसी समय इनको आप देखेंगे तो इनको आपने उस समय क्या किया, हज सब्सिडी दे दी,
हज की सब्सिडी बहुत लंबे समय तक जारी रही, मेरे ख्याल से अभी कुछ साल पहले तक जारी जी, रही। इसके अलावा आपने मदरसा एजुकेशन दे दिया सरकारी खर्चे पे। जस्ट इमेजिन, और ये किसी और धर्म को नहीं है, मतलब मैं एक अगर मुसलमान हूँ तो एक मदरसा खोलूँगा जिसमें कि मेरे उस धर्म के पुजारी, जिसको वो इमाम या मुअज्जिम या मौलाना कहते हैं, उसको तैयार किया जाएगा लाखों की संख्या में हर साल। और इसके लिए पैसा कौन देगा? सरकार देगी। सरकार मदरसा बोर्ड बनाएगी, मदरसा के शिक्षकों को पैसे देगी, इसलिए ताकि इस्लाम को उसके धर्म प्रचारक और शिक्षक और उसके मस्जिद में अजान देने वाले लोग मिले। अब ये सेकुलरिज्म हुआ कि नहीं हुआ? सर्वधर्म समभाव जो है वो इस तरह से और आएगा। नहीं, बल्कि एक प्रश्न इसके साथ मैं और पूछ रहा हूँ कि इसके साथ आपने क्या बाकी रिलीजन के पुजारी, भंते या सिख धर्म के ज्ञानी बनाने के ऐसे आयोजनों को आपने फंड किया क्या? किसी को एक पैसा भी दिया क्या कि भाई ठीक है मदरसा एजुकेशन है तो इनको दे रहे हैं, तो हिंदुओं के भी गुरुकुल होंगे और उनको भी हम फंड करेंगे क्योंकि वो पुजारी बनाए? तो आपने क्या किया कि मंकी बैलेंसिंग करने के चक्कर में इनको कुछ दे देते हैं, उनको ये वाला दे देते हैं, इनका ये देख लेते हैं के चक्कर में आपने पूरे सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट का सत्यानाश कर दिया। लेकिन जब आप ये बात कह रहे हैं कि तमाम योजनाएं जो हैं वो बिना किसी भेदभाव के लोगों तक पहुंच रही हैं, आपने राजीव गांधी के 15 पैसे वाले बयान का भी यहाँ पर जिक्र किया है अपने लेख में, लेकिन तकनीक बिना बिचौलिए के अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो जाता है, डायरेक्ट खाते में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, तो वो शासन को ईमानदार तो बनाता हुआ नज़र आता है, लेकिन उसमें सेक्युलर वो कैसे बन जाता है, यहाँ पर वो बात उसमें कैसे फिट कर पा रहे हैं आप? देखिए, इसमें ईमानदारी हो रही है, ये समझ में आ रहा है उसमें। अभी क्या है कि राजीव गांधी ने बिल्कुल सच कहा था और ये बहुत लंबे समय तक जारी रहा कि सरकार योजनाएं बनती है, आमतौर पर वो दिल्ली के ऑफिसर्स उसका एक मेजर सेक्शन खा जाते हैं, इसके बाद राज्यों के ऑफिसर्स के पास चला जाता है, कुछ ठेकेदार वगैरह के पास जाता है और वहाँ पर पॉलिटिकल पैट्रोनेज होता है कि इन 20 लोगों को इस योजना में दे देना है और इनको आउट कर देना है। तो मुझे उन 20 लोगों में अगर मुझे शामिल होना है तो मुझे सिर्फ वोट नहीं देना है, बाकी उनके लिए और काम भी करने हैं। इसी तरह से योजनाएं चलती रही, तो लीकेज बहुत था। तो वो लीकेज जब खत्म हो गया और योजनाएं जब ऐसी बनी कि लोगों तक सीधे पहुंच रहा है, तो इसका मतलब 2-3 चीजें हुई उसके साथ साथ। एक तो लीकेज खत्म हुआ, योजनाओं में सीधे सीधे लाभार्थी आए, आपको मिडिल क्लास फॉर्मेशन देश में बढ़ा और पैट्रोनेज का अंश गायब हो गया कि मैं अपनी पार्टी के लोगों को दिला दूं, ये अंश गायब हो गया। तो कोई पार्टी अगर कोई खास रिलीजन को ज़्यादा तरजीह दे भी रही है, वो योजनाओं में इस काम को नहीं ट्रांसलेट कर पाएगी कि मैं एक्स पार्टी का हूँ, मेरी पार्टी की सरकार है, इसलिए सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों में मैं अपने लोगों को ज़्यादा शामिल करा लूँ, खास करके उन योजनाओं में जिसमें 100% कवरेज है। उस गांव के हर आदमी का घर पक्का बनना है, तो मैं चाह भी लूँ कि मेरी पार्टी के लोगों को मैं ज़्यादा दिला दूँ, ये पॉसिबल नहीं अगर 100% कवरेज है। तो हर घर में टॉयलेट बनना है, हर घर में बनना है, एक भी घर छूटे नहीं। ये जैसे ही आप पॉलिसी में लाते हैं तो आप उसका कवरेज यूनिवर्सल करते ही आप उसमें सेकुलरिज्म ले आते हैं। सेकुलरिज्म का मतलब ही है कि स्टेट भेदभाव न करे। जैसे आर्टिकल 27 हमारा है, वो कह रहा है कि अगर आप सरकार जो टैक्स वसूलती है उसका इस्तेमाल किसी धार्मिक कार्य के लिए नहीं होगा। लेकिन आप देखिए पूर्ववर्ती सरकारों में, हालांकि मदरसा एजुकेशन अभी भी शामिल है, मुझे नहीं मालूम कि इसको लेकर सरकार क्या सोच रही है। कुछ राज्य सरकारों ने इस दिशा में काम कर भी दिया है, मुझे लगता है उत्तराखंड और असम और कुछ सरकारों ने, कि मदरसा एजुकेशन हम फंड नहीं करेंगे और मदरसा एजुकेशन होगा तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं होगी उसकी। फिर उसमें ये भी आएगा कि आप अल्पसंख्यकों को उस लेवल पर पहुंचाएं कि वो शिक्षा वहां तक ग्रहण कर सकें, उनके स्तर को सुधारना होगा। लेकिन हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। आपने इसमें एक और आंकड़ा दिया है कि जो योजनाओं में लाभ पाने वालों की संख्या है वो 2015 में 25 करोड़ से अब बढ़कर 95 करोड़ हो गई है। तब यहाँ पर ये भी सवाल उठ रहा है कि इसे तो मुफ्त की रेवड़ी कहा जाएगा, लोक लुभावन बातें करने वाली बात कही जाएगी। देखिए, रेवड़ी की डिबेट जो है वो आ कहाँ से रही है? अगर भारत में डेमोक्रेसी को मजबूत होना है, डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी होना है, तो आपको सबको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, सबको शायद हमेशा संभव न हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ लेकर चलना है। आप एक ऐसे भारत की कल्पना कर सकते हैं क्या कि एक आधुनिक भारत की, जिसमें कि लोगों के पास अनाज ना हो, उनको रहने का घर ना हो,
कपड़े ना हो, उनके घर में आधुनिक उपकरणों से खाना ना पकता हो, उनको अगर एक बिजनेस करना है तो उनको लोन ना मिले। तो ऐसा इसको रेवड़ी कहने के साथ साथ लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि अल्टीमेटली भारत में इस बीच में जो मिडिल क्लास का विस्फोट हुआ है, उसकी एक वजह यह भी है कि लोग एक डे टू डे की चिंताओं से मुक्त हुए हैं। तो डे टू डे की चिंताओं से जैसे ही मुक्त होता है आदमी, रोटी कपड़ा मकान आ जाता है, तो उसके बाद वो नेक्स्ट लेवल पे जाता है। उसके पास इसके अलावा वो छोटे लोन ले सकता है। 57 करोड़ लोन दिए गए हैं भारत में, मुद्रा लोन, और इसमें से लगभग आधे से ज़्यादा महिलाएं हैं। इसका कुछ तो असर हो रहा होगा ना नीचे। जो भारत एक अगर बहुत बड़ा बाजार है, तो उस बाजार का और बड़ा होना कैसे होगा जब तक कि आप अगर जितने लोगों ने फ्रिज खरीद लिया, मान लीजिए कि उतने ही उसके बाद नए लोग और फ्रिज ना कर दें, तो आप फ्रिज की फैक्ट्री चलेगी कैसे? या जितने लोगों के पास मोबाइल फ़ोन होना है और लोगों के पास अगर और नया मार्केट प्लेस कैसे बनेगा किसी भी चीज़ का? भाई फ्रिज तो 7-8-10 साल के लिए एक आदमी ने ले लिया ना, या टीवी ले लिया ना 10 साल के लिए। तो नया मार्केट प्लेस बनने के लिए बहुत जरूरी है कि मिडिल क्लास फॉर्मेशन हो, और मिडिल क्लास का फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है कि नीचे जो छूट गए लोग हैं उनकी बुनियादी चिंताएं दूर हों, और वो भी और कुछ करें जिसकी वजह से आप उनको पहुंचा सकें। और कॉर्पोरेट टैक्स आप छूट देते हैं, जब आप तो 50 चीजें, तो आप ऊपर के लेयर्स के लिए बहुत सारी चीजें तो ऑलरेडी हो रही हैं ना, वो पहुंचे ही ऊपर हैं इसलिए कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो इक्विटेबल होना चाहिए इसको, और क्यों नहीं जो बात आप कह रहे हैं वो वाकई में ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपने कहा कि जो नीचे के तबके के लोग हैं, जो हाशिए पर हैं, जो जिन्हें सर्वहारा भी कहा जाता है, किसी के पास, अभी जो मोबाइल का आप जिक्र कर रहे थे, किसी के पास 2 मोबाइल हो, 3 मोबाइल हो, और किसी के पास मोबाइल ही ना हो, तो उस असमानता को तो एक लेवल तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर दिलीप जी एक सवाल देखिए, ये भी यहाँ पर सामने आएगा कि जब परसेप्शन की बात आती है, जब आप अपने बयानों के ज़रिए, अपने भाषणों के ज़रिए ही जनता तक पहुंचते हैं। तमाम नेता मंत्री ऐसे हमने देखे हैं, आपने भी सुना होगा, जब वो रैलियों में होते हैं, वो सभाओं में होते हैं, तो वो बिल्कुल एक तरफा बयान देते हुए नज़र आते हैं। ऐसे में एक जो सुरक्षा की भावना आनी चाहिए, खासकर उन तबकों में जो अल्पसंख्यक हैं, जो गरीब हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, उनके मन में एक डर अगर हो तो वो नहीं होना चाहिए। तो धर्मनिरपेक्षता के तकाजे में शायद वो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कहीं ना कहीं। उस पर आपको लगता है कि पिछड़ रहे हैं? देखिए, इलेक्शन जो है वो एक तरह का उत्सव है, और मेला जो है वो एक क्राउडेड प्लेस होता है, बहुत क्योटिक प्लेस होता है। उसमें 50 तरह की चीज़ें बोली जाती हैं। ये डेमोक्रेसी की बहुत लोग इसको खूबसूरती मानते हैं, और बहुत लोग इसको भेड़िया धसान भी बोलते हैं। क्या पूरा कुछ भी चल रहा है, कुछ भी बोला जा रहा है। ये उसके बीच में कहीं ट्रुथ रहता है कि चुनाव के दौरान बहुत कुछ बोला जाता है, या सभाओं में आम लोगों को, अपने वोटर्स को आप अट्रैक्ट करने के लिए 50 तरह की चीज़ें बोलते हैं, सब तरफ से बोला जाता है। ये इलेक्शन के प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट है। इसमें अगर कोई चीज़ राष्ट्र विरोधी है, और या समाज में उसकी वजह से कोई दंगा फैल रहा है, कोई असंतोष आ रहा है, कोई चीज़ ऐसी है जो कि किसी रिलीजन की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है, तो मेरे ख्याल से उसके लिए लीगल फ्रेमवर्क्स ऑलरेडी हैं, और लीगल फ्रेमवर्क काम करता है, और कई लोगों को इसकी वजह से कोर्ट से या पुलिस से उनको रोका भी गया है, और इसमें सजाएं भी हुई हैं। तो मेरे ख्याल से वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर ये चीज़ें रोकी जा सकती हैं, और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीज़ें पता नहीं ये सेकुलर ये है या कम्युनल। जैसे मैं आपको 2-3 चीज़ें बोल रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि ये सेकुलर है या कम्युनल। जैसे एक व्यक्ति के तौर पर मैं कहूँ कि राम मंदिर बनना चाहिए, और मैं इस बात को चुनाव सभा में बोलता हूँ। मेरे ख्याल से ये इसमें सेकुलरिज्म या कम्युनलिज्म कहीं नहीं आ रहा है, ये क्योंकि ये स्टेट ने अगर राम मंदिर बनाने के लिए स्टेट ने पैसा दिया होता, तब मैं वहाँ पर सेकुलरिज्म के क्लासिकल डेफिनेशन का एक ब्रीच या वायलेशन देखता कि स्टेट ने उस धार्मिक स्थल को बनाने के लिए पैसा क्यों दिया। लेकिन राम मंदिर बनाने के लिए तो लोगों से पैसा चंदा लिया गया, कहीं पर भी स्टेट ने एक पैसा भी उसमें नहीं दिया, और उसको वो कार्य एक ट्रस्ट के द्वारा हुआ, वो कोर्ट के फैसले से हुआ। तो इसमें कहीं भी वो स्टेट जो है वो थियोक्रेटिक या कम्युनल होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। इसमें कोई बाधा उस तरह से नहीं आती। या अगर स्टेट कह रहा है कि कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, तो यह तो कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है कि होना चाहिए। क्यों आप
जैसे 4 शादियाँ 5 शादियाँ, ये तो हिंदुओं में बहुत कॉमन था। हम सारे लोगों के पुरखे, हमें मालूम है कि वो एकाधिक शादियाँ करते रहे, मतलब दादा परदादा तक जाएंगे तो उनमें सबकी मिलेगी। लेकिन 1950s में पहले हिंदू कोड बिल और उसके बाद मैरिज एक्ट आता है। हिंदुओं, जैन, सिख और बुद्धिस्ट और इन लोगों में बहुविवाह को रोक दिया जाता है। अगर सेकुलर स्टेट होता उस समय, नेहरू का स्टेट अगर सेकुलर स्टेट होता तो उसी समय वो इसको सारे रिलीजन के लिए लागू कर देता कि भाई हिंदुओं का रोका है ना, उनकी परंपराओं को जब आप रोक सकते हैं तो आप मुसलमानों की परंपराओं को रोकते हुए क्यों ठिठक जाते हैं? उसमें क्या खास है? तो 3 या 4 शादियों की तो हमारे धर्म ग्रंथों में चर्चा है, 3 पत्नियों की तो चर्चा है, स्क्रिप्चर्स इसके में लिए है। फिर ये तर्क दिया जाता है दिलीप जी कि अगर आप ट्रिपल तलाक जैसी चीज़ को रोकते हैं तो फिर आपको जातिवाद भी रोकना चाहिए। हमारे यहाँ जातिवाद को बहुत बढ़ चढ़कर हम देखते हैं कि किस तरह से जब टिकटों का बंटवारा होता है तो इन सब चीज़ों में फिर वो समानता वो नज़र आनी चाहिए। जब इसमें आप आइडियल वर्ल्ड की कल्पना कर रहे हैं। हम आइडियल वर्ल्ड वो जगह है जहाँ पहुँचने की हम जर्नी में होते हैं, वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि आप जो चाह रहे हैं वो आपके आदर्श दुनिया और वहाँ तक हम पहुँचने की कोशिश करें। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ सेकुलरिज्म की परिभाषा और संविधान के दायरे में सेकुलरिज्म की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अगर भविष्य में ये साबित हो जाए कि किसी विशेष समुदाय को सरकारी संस्थाएं जो हैं, नौकरी है, शिक्षा है या सुरक्षा के मामलों में असमान परिणाम मिल रहा है, तो क्या अपने आप सबसे सेक्युलर वाले निष्कर्ष पर पुनर्विचार करेंगे? देखिए, ये कई बार होता क्या है कि आप अगर कम्युनिटेरियन आइडिया लें कि कम्युनिटीज़ कैसे बिहेव कर रही हैं, स्टेट तो हर व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में देखता है आइडियल सिचुएशन में, सिवाय उसके जबकि उसको कॉन्स्टिट्यूशन से मैंडेट हो कि इनको आप स्पेशल प्रिविलेज दीजिए। उसमें SC ST महिलाएं वो सब हैं जिनको एक स्पेशल प्रिविलेज देना है। धर्म उस कैटेगरी में नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इतने सारे धार्मिक प्रिविलेज देने के बावजूद कांग्रेस का शासन आप लंबे समय तक रहा। 2006 से पहले लगभग सारे समय, सिर्फ वाजपेयी जी का शासन देखते हैं तो लगभग पूरा कांग्रेस की सरकार थी। इसके बावजूद सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट आती है और वो कहता है कि मुसलमान देश के सबसे पिछड़े लोग रह गए। वो जो कई लोग इस्तेमाल भी करते हैं कपिल सिब्बल वगैरह कि वो शेड्यूल कास्ट ही पीछे रह गए। अब इसका दायित्व किसका है? इसका दायित्व अगर स्टेट का है तो मुख्य रूप से कांग्रेस का है कि जिनके साथ इतने लंबे शासन के बाद सबसे बुरी स्थिति बंगाल की है सच्चर कमीशन रिपोर्ट के हिसाब से। वहाँ तो कभी बीजेपी का शासन ही नहीं रहा। तो जिस तथाकथित रूप से जो लोग खुद को सेकुलर कह रहे थे, उनके शासन के बाद मुसलमान इस स्थिति में पहुंचे कि एक परिवार, मान लीजिए कि वो एक बैटरी रिक्शा चला रहा है एक आदमी, और उसकी पत्नी जो है वो किसी फैक्ट्री में जाकर वो होजेरी फैक्ट्री में मान लीजिए कि सिलाई कर रही है। इसके मुकाबले एक परिवार की कल्पना कीजिए जिसमें पति तो इलेक्ट्रिक रिक्शा चला रहा है लेकिन पत्नी घर में है, क्योंकि उनको बुरके में रहना है और ये करना है वगैरह वगैरह की वजह से घर में। अभी आर्थिक स्थिति तो जो पहला परिवार उसके अपने आप अच्छी हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और बल्कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन जो भारत सरकार का कमीशन है, अभी भी भारत सरकार का आखिरी वही, उसके बाद कोई और नया कमीशन नहीं बना इस मामले में। वो उन्होंने, आशा दास ने बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है उस कमीशन की रिपोर्ट में कि जब, और इसका समाधान उन्होंने कहा कि कोई सरकार आ जाएगी, इसका समाधान नहीं होगा जब तक कि मुस्लिम धर्मगुरु इसका समाधान नहीं करेंगे। आप विमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन जब तक नहीं बढ़ाते हैं तब तक आप सबसे गरीब बने रहेंगे। और आप ज़्यादा वो बच्चे जो आपके हो रहे हैं, वो बिल्कुल वो हर जगह पर ही है। जो टोटल फर्टिलिटी रेट अगर ज़्यादा है तो महिलाएं उस काम के लिए नियत कर दी जा रही हैं, तो वो ऑब्वियसली प्रोडक्टिव कामों में नहीं है। तो उसमें तो उसका नेचुरल फॉल आउट है। तो कुछ समुदाय तो पीछे छूट जाएंगे, या कुछ समुदाय में जिसमें कि शिक्षा का ज़्यादा चलन है, कुछ अब वो जो लोग जैसे बुद्धिस्ट बने, शेड्यूल कास्ट से बुद्धिस्ट बने, वो अभी एवरेज हिंदुओं से भी ज़्यादा उनकी शिक्षा और आर्थिक स्थिति उनकी बेटर हो गई है। अब कोई कहे कि आप आगे निकल गए, फिर आगे निकल गए क्योंकि उन्होंने शिक्षा पे ध्यान दिया, आगे निकल गए। तो जो पीछे छूट गए उनको अपने अंदर भी तो देखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर स्टेट कह रहा है कि मुस्लिम बच्चों का सरकारी स्कूलों में प्रवेश नहीं हम करने देंगे, या हम जब स्कॉलरशिप बांटेंगे तो हम इस बात को इंश्योर करेंगे कि वो
किसी एक्स रिलीजन को के बच्चों को न मिले, या अगर हम शिक्षक नियुक्त कर रहे हैं तो वहाँ भेदभाव करेंगे, तो वो स्टेट फिर सेकुलर नहीं रह जाता है। ठीक है। मतलब इसी और कोई तरीका नहीं है। आप सेकुलरिज्म को, जो मैंने उसके 3 पैरामीटर्स हमने सारी परिभाषाओं को देखकर बताया, तो उसके हिसाब से यही है कि स्टेट ज़्यादा रिलीजन में घुसे नहीं, रिलीजन का स्पेस अलग है, उसको अपने ढंग से काम करने दे। जैसे चर्च और स्टेट अलग हुआ ना फ्रांस में। बिल्कुल, और अब आने वाले वक्त में अभी और भी कार्यकाल बाकी है, तो उसमें और देखा जाएगा और इस तरह की कसौटियों पर कसा जाएगा सरकार को कि आखिर वो किस तरह से आगे बढ़ रही है अपनी योजनाओं में, कितनी वो और ज़्यादा सामूहिक रूप से और समग्रता के साथ तमाम लोगों को, तमाम जातियों को, धर्मों को लेकर चल रही। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।